नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना के मामले में चाइना से जल्द आगे निकलेगा भारत। 5 दिन में 22 और 11 दिन में 42,000 नए केस, 82,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दी 7500 करोड़ के सोशल प्रोटेक्शन पैकेज की मंजूरी गरीबों और महामारी के प्रति सरकार के अनवरत प्रयासों को देखते हुए। अनिल विज ने प्रवासियों के पलायन पर पंजाब सरकार को लताड़ा, कहा पंजाब में कर्फ्यू के बाद भी हरियाणा कैसे आ रहे हैं प्रवासी। और पाबंदी के बावजूद हरियाणा में बेचे जा रहे हैं यूपी के गेहूं, कच्चे रास्तों के जरिए करनाल में प्रवेश कर रहे हैं यूपी के किसान। भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 82,085 हो गए हैं। इनमें से 27,686 मरीज इलाज के बाद अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। 2,649 मरीजों की जान जा चुकी है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ा तो भारत चाइना को पछाड़ देगा। गुरुवार को देश में कोरोना के 100 मरीजों की मौत हुई। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद 20,000 पहुंचने में मात्र, आपको ये बता दें कि 82 दिन लगे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों में ही 20,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। यानी शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 महीनों में जितने कम केस बढ़े उससे कहीं ज़्यादा 5 दिनों में कोरोना फैल चुका है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों को 1 से 20,000 पहुंचने में 82 दिन लगे थे। 20 से 40,000 पहुंचने में 12 दिन लगे, लेकिन इसके बाद कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई। 40 से 60,000 पहुंचने में सिर्फ 6 दिन लगे। उसके बाद तो महज 5 दिनों में ही आंकड़ा 60,000 से बढ़कर 80,000 को पार कर गया है। देश में कोरोना वायरस किस कदर फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 24 घंटे में 3,995 नए केस सामने आए हैं। ये किसी एक दिन में देश में कोरोना के मामलों की दूसरी सबसे बड़ी उछाल है। भारत में अगर भारत की बात की जाए तो कुल केसों के मामले में अब तक चाइना को पछाड़ने वाला है और चाइना में अब तक 82,933 केस मिले हैं, जबकि भारत में अब तक 82,052 मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 से जारी जंग में भारत को वर्ल्ड बैंक ने शुक्रवार को समर्थन देते हुए $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ के सोशल प्रोटेक्शन पैकेज की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने ये मंजूरी गरीबों और महामारी के प्रति संवेदनशील परिवारों के लिए भारत सरकार के अनवरत प्रयासों को देखते हुए दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि कोविड-19 महामारी वैश्विक संकट है जिससे हर देश प्रभावित है। बैंक ने कहा है कि देशों को इस संकट में साथ देने के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हम देशों को मदद कर सकें, मदद पहुंचा सकें। इससे पहले विश्व बैंक ने भारत को महामारी से निपटने के क्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 7500 करोड़ का पैकेज दिया। और आपको ये बता दें कि ये बैंक की ओर से भारत को स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा समर्थन है। इसके तहत भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने का फैसला लिया गया है। विश्व बैंक द्वारा पहले उपलब्ध कराया गया पैकेज महामारी के संकट से संघर्ष कर रहे दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए सहायता अभियान बनकर पहला कदम उठाया गया है। इसके तहत 25 विकासशील देशों को सहायता मुहैया कराई गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब से आ रहे प्रवासियों को लेकर एक बार फिर से पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हरियाणा से लगभग 1 लाख मजदूरों को भेज चुके हैं यहाँ से, लेकिन पंजाब अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में पंजाब से मजदूर खेतों के रास्ते, नदियों के रास्ते, जंगलों के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने बार बार पंजाब के डीजीपी से हमारे डीजीपी ने बात की है कि आप इनको वहाँ पर रुकिए, क्योंकि ये आप ही इनको इनके गांव तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन
वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह जी बार बार कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर पत्ता भी नहीं हिलता है तो इतने हजार मजदूर वहाँ से, पंजाब से, अमृतसर से चल के, जलंधर से चल के, लुधियाना से चल के कैसे यहाँ पर हरियाणा की सीमाओं को क्रॉस करके आ गए। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से उत्तरी भारत में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। कामकाज ठप हो जाने की वजह से ज्यादातर प्रवासी मजदूर बेघर हो गए हैं और वापस घर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में ज्यादातर प्रवासी पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े हैं। इसी पलायन को देखते हुए सरकार ने ई दिशा पोर्टल पर घर जाने के इच्छुक प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जिसके बाद अब ई दिशा पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की कवायद अम्बाला में शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज अम्बाला से लगभग 600 मजदूरों को रोडवेज की बसों के जरिए यूपी भेजा गया। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और क्या बात, मैं 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन कराया था, तो आज 15 तारीख है, तो आज जाकर नंबर लगा है, करीब 15 दिन हो गया। तो अभी क्या खाने पीने कुछ है साधन नहीं है यहाँ पर, और कंपनी कुछ कर नहीं रही है, ना पैसे दे रही है ना कुछ दे रही है, तो इस वजह से परेशान है। तो सरकार ने बोला, योगी सरकार ने कि यूपी वाले बंदे यूपी बुलाए जाएं, तो सर उसी वजह से हम भी जा रहे हैं। आज हमारा नंबर लगा हुआ है, अभी हम यहाँ अम्बाला बस स्टैंड पे हैं। रूट पे जो बसें चलाई जा रही थी, पंचकुला, करनाल, कैथल, इधर ये 6 बसें हमारी चलनी थी, जो कि उसकी ऑनलाइन बुकिंग थी। और ऑनलाइन पंचकुला की बुकिंग है 5 हुई थी, एक कैंसिल होगी। 4 पैसेंजर आए थे, जो हमने उनको चेक करके, बाय द वे उनका मोबाइल पे चेक करके, नाम चेक करके, सीट नंबर करके उनको हमने गाड़ी में लाके बिठा दिया और 8 बजे वो गाड़ी रवाना कर दी है। उधर से 3 सीटें हैं, वापसी 3, उधर से वो 11 बजे वहाँ से चल के आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग, माइग्रेटिंग पॉपुलेशन यहाँ बस स्टैंड पर बैठी है अम्बाला कैंट के। हम यहाँ इनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, जिसमें हम उनका थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर चेक करें। जैसे ये इस बच्चे का है, तो हम अगर ऐसे करेंगे तो इसका हमारे पास 35.8 आ रहा है। तो इससे हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि किसी तरह का बुखार अगर है, तो फिर उनको हम मेडिसिन भी दे रहे हैं। इन्होंने जो ई दिशा पे जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया था, जो हमारे हरियाणा में जो लेबर भिन्न जगह पर रही है, उनको आज भेजा जा रहा है बाई बस। यूपी के हैं सारे, बिहार के हैं, वो उनका शेड्यूल बाद में आएगा। अभी आज 15 बसें कैंट से, 15 सिटी से और 10 बराड़ा से, हाँ सारे यूपी भेजे जाएंगे। क्रम वही है जो ई दिशा में जैसे जैसे डेट। मंडियों में गेहूं की खरीद लगभग पूरी हो चुकी है। आने वाले 2-3 दिनों में गेहूं की वो भी खरीद हो जाएगी जो मंडियों में रखी हुई है। लेकिन अब जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो प्रशासन और पुलिस के होश उड़ा देगी। दरअसल सरकार ने लॉकडाउन में जब गेहूं की खरीद शुरू की थी, तब दूसरे राज्यों से लगते बॉर्डर बंद थे और सरकार ने प्रशासन तक पहले ही निर्देश पहुंचा दिए थे कि अभी सिर्फ मंडियों में हरियाणा की गेहूं की जो फसल है उसको खरीदा जाएगा और राज्यों की नहीं खरीदी जाएगी। साथ ही साथ ये भी आदेश दिया था कि दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर पुलिस के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट का भी पहरा रहेगा, ताकि कोई भी दूसरे राज्यों से गेहूं लेकर हरियाणा की मंडियों में ना बेच सके। करनाल की सीमा यूपी राज्य से लगती है। मंगलोरा चौकी पर पुलिस भी तैनात है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी। लेकिन रात के अंधेरे में या फिर यूँ कहीं कि सुबह सुबह सांठगांठ के जरिए यूपी के गेहूं हरियाणा में पहुंच रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यूपी का जो गेहूं वो करनाल की मंडियों में पहुंच रहा है। ये खेल अब से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से चल रहा है। सख्त आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि जब तक हरियाणा सरकार की कोई तरफ से मंजूरी नहीं आ जाती है, हरियाणा सरकार की जो पूरी फसल है, हरियाणा राज्य की गेहूं की फसल है, उसको नहीं खरीद लिया जाता है, तब तक दूसरे राज्यों की फसल को नहीं खरीदा जाएगा। यह निर्णय हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया। बावजूद इसके दूसरे राज्यों की फसल को यहाँ पर खरीदते हुए देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि टापू के जरिए या फिर पुल के जरिए या फिर यूँ कहें कि कच्चे रास्तों के जरिए वो किसान अपने गेहूँ लेकर करनाल की मंडियों में आ जाते हैं, जिनकी यूपी में ज़मीन है। करनाल से केसीआर की रिपोर्ट। वाले पुल से तो रोका नहीं पुलिस ने? खेतों में बुलाया अपने। अच्छा, खेतों में से रोका किसने नहीं पुलिस ने रास्ते में? ना कोई पैसे पूछे ना। ये तो काशकारी तो माल है पर देखो किसानी माल है तो। अच्छा, किसान का ही है? किसान गई तो 5 जने हम तो क्या कहना चाहोगे कि मतलब आने नहीं दे रही सरकार इसलिए? हाँ नहीं दे रही। क्यों नहीं आने दे रही, क्या कह रहे हैं? क्या पता क्या है, लाओ ही ना हिमालय हमने लेन देन करा है, यहाँ तो लाऊंगे ही। कौन सी मंडी में करते हो? यही कराएगी करनाल। और कहाँ जमीन कहाँ है? जमीन यहाँ भी है, आपके भी। रहने वाले कहाँ के हो? यही क्या है, लोकल।
क्या नाम है? आज लगभग 80-90 के करीब ट्रालियां थी जो शेरगढ़ टापू का पुल क्रॉस करके और इधर पटड़ी के साथ साथ मोदीपुर के साथ एक रास्ता है, उस रास्ते से आ रही थी। सुबह ही मैंने वहाँ पे जो अपने हमारे चौकीदार है राइस मिल के अंदर लगे उनको भेजा। एक बार वहाँ देख के अभी हर रोज शिकायतें आ रही है, अभी ये बात सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ तो ये कहते थे यहाँ से तो कोई माल जा ही नहीं सकता। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है मेरी कल भी उससे बात हुई थी, धर्मवीर जी, भाई वो कहने लगा भी यहाँ से तो मतलब ही नहीं, ये तो उधर से आता है मेरठ रोड से, कोई वहाँ पे हमारी ड्यूटी नहीं है। तो मना आज जैसे पता करे कहने लगे यहाँ तो लाइन लग रही थी दूर तक। तो क्या लगता है क्या मामला है? मिली भगत है कहीं ना कहीं? 100% मिली भगत है, बिना मिली भगत के इतना बड़ा काम नहीं हो। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शराब ठेके पर सरकारी नियमों की जमकर अवहेलना की जा रही है। लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने की अपील की जा रही है। शराब ठेकों के खुलने से पहले ही ठेकेदारों को सख्त हिदायतें दी गई थी कि वो ठेके पर शराब सप्लाई करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, शराब लेने आए लोगों के हाथों को सैनिटाइज करवाएं। बावजूद इसके पलवल के इस ठेके पर इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। सेल्समैन बगैर मास्क और ग्लव्स के शराब दे रहे हैं, जबकि मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी हैं, जिससे लगता है कि कोरोना जैसी भयानक महामारी को खुलेआम नियंत्रण दिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर 2 गुने रेटों पर शराब बेची जा रही है। इसके बावजूद भी इस शराब ठेके के बिल्कुल सामने कराधान एवं आबकारी विभाग का कार्यालय और जिला उपायुक्त निवास भी है। जी, शराब के जो ठेके हैं ये इन्होंने पहला तो जो लॉकडाउन के दौरान जो इनके पास स्टॉक था वो इन्होंने ब्लैक में बेच दिया। अब जो ये फिलहाल एट प्रेजेंट जो बेच रहे हैं शराब, ये जो सरकारी रेट है उससे दुगने तिगने रेट में बेच रहे हैं। और ये जैसे इलीगल शराब के व्यापारी काम करते थे, ठेके वाले लाइसेंस की आड़ में उसी काम को कर रहे हैं। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।